हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड फाइनली अब हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम्स की यानी संघों की। पहला जो संघ है, पहला जो हमारा फाइलम है वो है संघ पॉरीफेरा। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि जब हम लोगों ने बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था, जब हमने वर्गीकरण के आधार को पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। ठीक है, बहुत सारे लक्षणों के बारे में हमने पढ़ा कि उन्हीं के आधार पर जो जीव होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसे हम लोग अलग अलग संघों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हम जब संघों के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे लक्षण जो है वो सारे संघों में आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा यूनिक वहां पर कैरेक्टरिस्टिक होगा जो कि एक संघ के अलावा किसी और संघ में उपस्थित नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो हमारा फाइलम है वो है फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा। संघ पॉरीफेरा। कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो हम लोग पहला जो कैरेक्टर है हमारा वो है कि इसमें मुख्यतः क्या आते हैं, स्पंज आते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः स्पंज आते हैं। ठीक है, स्पंज आते हैं। अगर हम लोग पॉलीफेरा में जातियों की अगर बात करें, स्पीशीज का अगर हम नंबर देखें तो लगभग 5000 स्पीशीज 5000 स्पीशीज जो हैं पॉलीफेरा में वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। ठीक है, ये सभी जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आद बहुकोशिक, आद बहुकोशिकीय। ठीक है, यानी प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। सभी के सभी जो जीव होते हैं, पॉलीफेरा के सभी जीव जो होते हैं वो कैसे होंगे, छिद्र युक्त होंगे। छिद्र युक्त यानी पोर बेयरिंग एनिमल्स। ठीक है, पोर बेयरिंग होंगे, मतलब कि जो पॉलीफेरा होते हैं उसमें मुख्यतः स्पंजेस की हम बात करते हैं, स्पंज आते हैं। ठीक है, लगभग 5000 स्पीशीज जो है वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। ठीक है, जो कि मुख्यतः स्पंजेस की ही होती हैं। आद बहुकोशिकीय यानी प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर होंगे। मल्टीसेलुलर जो होते हैं वही जीवों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम में। और सभी जो जीव हैं वो कैसे हैं, छिद्र युक्त है, यानी जो संघ पॉलीफेरा के जितने भी स्पंजेस हैं उन सभी में क्या होंगे, पोर्स होंगे। इसीलिए इसके नाम को हम क्या बोलते हैं, फाइलम पॉलीफेरा। पॉरी मतलब पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो बॉडी है उन सभी पे क्या होंगे, बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होंगे। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो सारे के सारे जो जीव हैं वो कैसे होते हैं, छिद्र युक्त होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सभी के सभी जो पॉलीफेरा के जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी कैसे होते हैं, जलीय जीव होते हैं। ठीक है, जलीय जीव यानी पानी में पाए जाएंगे और ये पानी जो है उनकी लाइफलाइन है, यानी इसके बिना वो नहीं रह सकते। ठीक है, जलीय जीव यानी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो समुद्र में पाए जाएंगे। ठीक है, मुख्यतः समुद्र। ठीक है, समुद्री जीव होंगे या फिर कुछ ऐसे होंगे जो स्वच्छ जल में होंगे। ठीक है, स्वच्छ जल में पाए जाएंगे, स्वच्छ जलीय यानी मोस्टली मेराइन हो सकते हैं। ठीक है, मेराइन हो सकते हैं और कुछ फ्रेश वाटर हो सकते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में आपको मिलेंगे, फ्रेश वाटर में। जो स्पंजेस होते हैं वो हमारे वो ठंडे पानी में नहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, स्पंजेस जो होते हैं पॉलीफेरा के जितने भी एनिमल्स हैं वो ठंडे पानी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो थोड़े वार्म वाटर यानी कुछ गर्म पानी में वो आपको उपस्थित होते हैं। ठीक है, गर्म पानी में, वार्म वाटर। ठीक है, वार्म एंड शैलो वाटर। शैलो वाटर क्यों, यानी वो ज्यादा गहराई में नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा मतलब सतह पर नहीं, जल के अंदर तो होंगे लेकिन वो ज्यादा गहराई में नहीं होंगे। ठीक है, तो शैलो वाटर। थोड़ा पानी जो है वो गर्म होना चाहिए और मतलब शैलो यानी थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, पॉलीफेरा संघ के जो भी जंतु होते हैं उनमें अगर हम स्तर की बात करें, यानी जो शारीरिक संगठन होता है वो कैसा होता है, कोशिकीय स्तर का। ठीक है, कोशिकीय स्तर का संगठन होता है,
कोशिकीय स्तर का संगठन, ठीक है, सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल, ठीक है। यानी जो पॉलीफेरा स्पंजेस की जो बॉडी होती है वो सारी की सारी कैसी होगी, सेल एग्रीगेटेड होती है, इसलिए हम कहते हैं कि उनका जो बॉडी है वो कोशिकाओं के एकत्रीकरण से यानी सेल के एग्रीगेशन से जो बॉडी है वो बनी हुई है, ठीक है। सभी के सभी जीव कैसे होते हैं, असममित होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बात की थी असममित यानी एसिमेट्रिक होते हैं, एसिमेट्रिक, असममित यानी किसी भी अक्ष से हम उन्हें काटें तो वो दो भागों में नहीं बटेंगी, ठीक है, दो भागों में नहीं कटेंगी, ठीक है। बॉडी शेप की अगर हम बात करें, अगर इनके शरीर के आकार की अगर हम बात करें तो इनका आकार है दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। पहला इनका आकार जो है वो नलीदार हो सकता है, ठीक है, नलीदार, और दूसरा हो सकता है बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार। ट्यूबुलर, ठीक है, और सिलेंड्रिकल। शरीर का जो आकार है वो नली के आकार का हो सकता है या फिर बेलनाकार हो सकता है, ठीक है। जो स्पंजेस की स्टडी होती है, क्योंकि हम पॉलीफेरा में स्पंजेस की ही बात करते हैं, स्पंजेस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, स्पंजेस की स्टडी को, ठीक है, स्टडी ऑफ स्पंजेस, यानी स्पंजेस के अध्ययन को हम बोलते हैं पैराजूलॉजी, ठीक है, पैराजूलॉजी, पैराजूलॉजी। तो ये तो थे कुछ फीचर्स उसके, ठीक है, जो कि हम लोगों ने, इनमें से बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हम लोगों ने पहली वीडियो में क्या किए थे, डिस्कस किए थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है, ठीक है, कुछ कैरेक्टर यानी विशेष इसका गुण क्या है जो इसके अलावा किसी और या फिर किसी अन्य यानी संघ में नहीं पाया जाता, ठीक है। विशेष लक्षण इनका क्या है कि इनमें पॉलीफेरा के जितने भी संघ हैं, यानी सॉरी जितने भी एनिमल्स हैं, उन सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा, जल परिवहन तंत्र, जल परिवहन तंत्र एवं नाल तंत्र, ठीक है, एवं नाल तंत्र, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कैनाल सिस्टम, ठीक है, कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम होता कैसे है, तो चलिए एक छोटी सी हम एक डायग्राम के थ्रू से देखते हैं कि यानी कैनाल सिस्टम और उसके जो वर्क है वो कौन कौन से होते हैं। मान लीजिए कि स्पंज है, ठीक है, इस तरह का कोई स्पंज है, और स्पंज में आपके दो प्रकार के, जो कैनाल सिस्टम को मैं अब यहाँ पे मतलब समझा रही हूँ, तो यहाँ पे आपके दो पोर होते हैं, एक बड़ा छिद्र होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम बोलते हैं। और छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर यानी सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं ऑस्टिया, ऑस्टिया, ठीक है। जो स्पंजेस होते हैं वो स्थिर होते हैं, यानी वो चल फिर नहीं सकते, ठीक है, एक जगह वो किसी पत्थर या फिर किसी भी मिट्टी में वो धसे रहते हैं या फिर वहां से वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन हम क्या लिखेंगे कि जो स्पंजेस होते हैं उनमें दो पोर्स होते हैं, वहां पर दो रंध्र उपस्थित होते हैं, दो रंध्र, ठीक है। पहला जिसे हम बोलते हैं ऑस्टिया, ऑस्टिया छोटे रंध्र, ठीक है, छोटे रंध्र, ठीक है, और एक होता है ऑस्कुलम, एक बड़ा रंध्र, ठीक है, एक ही होगा बड़ा रंध्र। जलीय परिवहन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा जो स्पंज होता है उसमें जल का जो परिवहन है वो क्या होता है, फ्लो होता रहता है, यानी अंदर ऑस्टिया से अंदर गया और जो ऑस्कुलम है वहां से बाहर निकल गया, ठीक है, यानी जो जल का परिवहन है
यानी जल परिवहन वो बना रहता है, ठीक है, फ्लो जो है वो बना रहता है। ऑस्टिया से क्या होता है कि जितने भी जो भी चीज है वो ऑस्टिया से अंदर एंटर करती है, ठीक है, और ऑस्कुलम से क्या होगी, वो बाहर निकलेगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि जो स्पंज होते हैं, स्पंज वो हमारे कैसे होते हैं, गतिहीन, ठीक है, गतिहीन होते हैं, सिडेंटरी होते हैं, और कैसे होंगे, सिडेंटरी होते हैं तथा डंठल रहित होते हैं, डंठल रहित यानी कोई भी डंडी नहीं होती इसमें, ठीक है, वो ऐसे ही पत्थर से वो चिपके रहते हैं, ठीक है, डंठल रहित यानी सेसाइल होते हैं, सेसाइल होते हैं, ठीक है। परंतु परंतु लेकिन जो लार्वा होता है, लार्वा वो कैसे होंगे, लार्वा जो होंगे वो हमारे गतिशील होंगे, ठीक है, गतिशील होंगे, गतिशील, ठीक है, यानी वो मोटाइल होंगे, यानी वो लार्वा जो है वो मतलब जो वाटर करंट है उसके साथ वो बह सकते हैं, लेकिन जो एडल्ट है, एडल्ट जो स्पंज है वो चल फिर नहीं सकता, वो एक जगह है तो वहीं पे वो स्थिर रहेगा, ठीक है, यानी जो स्पंज है वो गतिहीन या फिर हम कह सकते हैं स्थिर होता है, ठीक है, स्थिर। और जो लार्वा होते हैं वो हमारे गतिशील होते हैं, ठीक है, यानी वो तो चल फिर सकते हैं, यानी लार्वा जो है वाटर करंट पानी के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है, तो पानी जो है वो लार्वा को बहते हुए यानी बहाकर ले जाता है, ठीक है, तो इसी में बोलते हैं कि लार्वा जो है वो मोटाइल होता है। बट स्पंज जो है, स्पंज वो एडल्ट, ठीक है, एडल्ट स्पंज, एडल्ट यानी जो वयस्क होते हैं स्पंज यानी पूरी तरीके से वो मैच्योर हो चुके हैं, वो कैसे होते हैं, स्थिर होंगे, ठीक है, गतिहीन होंगे, ठीक है। इसके बाद जो स्पंज होता है वो उसके पास 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, 2 लेयर्स से ये कवर्ड रहता है, 2 लेयर्स से कवर्ड रहता है, ठीक है, 2 लेयर्स होंगे इसमें। तो बाहर की जो लेयर है, बाहर की जो लेयर है उसे हम बोलते हैं पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म, ठीक है, जिसमें आपके पिनेकोसाइट्स सेल होते हैं, पिनेकोसाइट, ठीक है, पिनेकोसाइट नाम के सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो कि आउटर लेयर है आपकी, ठीक है, एक्टोडर्मल लेयर है, और जो अंदर की एक लेयर होती है उसे हम बोलते हैं कोएनोसाइट, कोएनोडर्म, ठीक है, जिसमें आपके कोएनोसाइट सेल्स होते हैं, कोएनोसाइट, ठीक है, कोएनोसाइट सेल्स होते हैं। बीच में एक लेयर होती है जो कि अनडिफरेंशिएटेड एक लेयर होती है, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं मेसेनकाइम, ठीक है, मेसेनकाइमा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्पंजेस होते हैं वो हमारे डिप्लोब्लास्टिक यानी द्विकोरिकी होते हैं, द्विकोरिकी यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर्स होती है इसमें। पहले हमारी होगी पिनेकोडर्म, ठीक है, पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म जिसमें आपके पिनेकोसाइट नाम के सेल्स होते हैं, पिनेकोडर्म, ठीक है, और दूसरी लेयर होती है कोएनोसाइट, कोएनोडर्म, ठीक है, कोएनोडर्म जिसमें आपके कोएनोसाइट नाम के सेल्स होते हैं। जो पिनेकोसाइट होती है उसमें आपके 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, उसमें आपके फ्लैट सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल यानी कुछ चपटे वहां पे कोशिकाएं उपस्थित होंगी, और दूसरी वहां पर ओवल यानी अंडाकार कुछ सेल जो है वहां पर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। मेसेनकाइमा बीच में एक लेयर होती है, ठीक है, जहां पर आपके सेल्स जो है वो नहीं दिखते, ठीक है, और कोएनोसाइट जो कि इनर लेयर है जिसमें आपके कोएनोडर्म जो है वो कोएनोसाइट वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो द्विकोरिकी होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं पिनेकोडर्म और कोएनोसाइट, ठीक है। जो स्पंज होते हैं उनके बीच में केंद्रीय गुहा यानी सेंट्रल वहां पर कैविटी उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग स्पंजोसील बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्पंजोसील, स्पंजोसील यानी स्पंजोसील क्यों बोलेंगे, क्योंकि स्पंज में प्रेजेंट है और सील मतलब सीलूम, बट ये सीलूम वो वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर
सील वर्ड ये इसलिए लिया है क्योंकि ये गुहा है, ठीक है, स्पंज गुहा है। और सील का मतलब वहां पे वो क्या था, क्योंकि वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल और हमारी बॉडी कैविटी के बीच जो वो बन रही थी, सीलूम बन रही थी, उसे हमने ट्रू कैविटी यानी प्रगुहा कहा था। बट ये सीलूम किस लिए है, सिर्फ बॉडी कैविटी के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, स्पंजो सील है, जो कि हमारे सीलूम के मध्य में अंदर पाई जाती है, इसलिए हम स्पंज, और सील यानी सीलूम यानी गुहा वहां पे एक प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि स्पंज में गुहा पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे केंद्रीय गुहा स्पंजो सील बोलते हैं, ठीक है। स्पंजो सील, स्पंजो सील, स्पंजो स्पंजो सील, ठीक है। यानी स्पंज में केंद्रीय गुहा उपस्थित होती है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पंजो सील या फिर स्पंज गुहा, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसे पैरागैस्ट्रिक बोल सकते हैं, पैरागैस्ट्रिक, या फिर इसके अलावा हम इसे बोल सकते हैं एट्रियम, ठीक है, एट्रियम, एट्रियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो केंद्र में ये जो है गुहा पाई जाती है, और ये जो स्पंजोसील होती है वो चारों तरफ से अंदर की तरफ कुछ मतलब सेल से वो वहां पे क्या होती है, लाइंड होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट, सॉरी उसे हम बोलते हैं कशाभिकीय, कशाभिकीय कॉलर कोशिकाएं, कोशिकाएं। ये जो कशाभिकीय कॉलर कोशिकाएं होती हैं वो हमारे किससे डिफरेंशिएट होती है, वो हमारी बनती है कोइनोसाइट या फिर कोइनोसाइट सेल से बनती है, ठीक है। तो हम इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट सेल या फिर कशाभिकीय कॉलर कोशिका यानी फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, ठीक है, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह की दिखती है, इस तरह की यहाँ पे दिखती है, ठीक है। और हमारी स्पंज सील जो यानी गुहा बीच में उपस्थित होती है, उसे चारों तरफ से यानी पूरी तरीके से अंदर की तरफ से इसे लाइन कर देती है, घेरी हुई होती है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये इसे लाइन करती हैं, ठीक है। कशाभिकीय कॉलर कोशिकाएं जो कि हमारी कोइनोसाइट या फिर कोइनोडर्म से बनती है, ठीक है। कोइनोसाइट भी इसे हम सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैनाल सिस्टम का अगर हम वर्क देखें तो अब हम कह सकते हैं कि खाना किस तरह से खाएंगे, तो क्योंकि सारा चीज जो सभी जो काम है वो कैसे हो रहे हैं, वाटर के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। वाटर करंट पानी का जो बहाव है वो लगातार इसमें बना हुआ है, ठीक है। अंदर ऑस्टिया से जा रहा है, ऑस्कुलम से बाहर निकल रहा है। लेकिन अब हम एक बार ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो पानी है उसका बहाव ऑस्टिया से ऑस्कुलम की तरफ ही क्यों है, यानी वो बहाव बन कैसे रहा है, क्योंकि पोर्स तो दोनों तरफ है, पोर बियरिंग मतलब बॉडी यानी पूरी बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि ऑस्टिया से पानी अंदर जा रहा है और ऑस्कुलम से बाहर निकल रहा है। हम ये सोचते हैं कि ऑस्कुलम से पानी अंदर क्यों नहीं आ सकता, तो होता क्या है कि ऑस्टिया से जितना भी जो भी मटेरियल जाता है, मान लो कि मतलब अब हम पहले खाने की अगर बात करें तो यहाँ से जो भोजन के अणु अंदर जाते हैं, ठीक है। ऑस्टिया से क्या होता है, फूड पार्टिकल जो है, तो यहाँ से क्या होगा, फूड जाएगा प्लस O2 यानी ये रेस्पिरेशन का भी काम करता है, ठीक है। ऑस्टिया जो है यही से आपका रेस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया भी होती है, ठीक है। फूड यहाँ पे जाता है तो फूड हमारे अंदर जाएगा, और जिस भी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत होगी फूड पार्टिकल्स को, जो हमारे कॉलर सेल के ये फ्लैजला होते हैं, ठीक है, ये क्या है, फ्लैजला है। अब हम कॉलर सेल के अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, इस कोइनोसाइट की अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये एक सेल होता है, ठीक है। तो ये एक सेल है और ये इसका कॉलर है, ठीक है, और ये इसका फ्लैजला है, ठीक है। तो ये सेल है, बीच में इसका न्यूक्लियस है, ये कॉलर है और ये इसका फ्लैजला है, ठीक है, फ्लैजला, ये फ्लैजला है।
तो होता क्या है, जब भोजन के अणु जब जाते हैं तो ये फ्लैजिला जो है, यानी जो कॉलर सेल के फ्लैजिला हैं, ये क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे और पकड़ के जब वो ये अंदर ले आते हैं, ठीक है, इस सेल के अंदर लेकर आते हैं और यहाँ पर ही उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। जो भी उसके फायदे की जो भी चीजें हैं वो इसे रख लेगा और जो भी वेस्ट होता है वो हमारे ऑस्कुलम के थ्रू, फ्लैजिला की तरफ थ्रू क्या करेंगे, पानी के बहाव को, यानी जो फ्लैजिला है वो पानी को किस तरह से ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं। इसी यही कारण है कि जो ऑस्कुलम से जो है पानी अंदर नहीं आता, वहां से वो पानी जो है, पानी का जो बहाव है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर जाएगा, ठीक है। तो ऑस्टिया से इसीलिए जो भी अंदर चीज आती है वो ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाएगी और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पाचन होता है, कोशिका के अंदर पाचन हो रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो डाइजेशन है वो कैसा होता है, अंतराकोशिकीय। अंतराकोशिकीय पाचन यहाँ पे होता है, ठीक है, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। जो भी वेस्ट है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो हम कहते हैं कि ऑस्टिया से फूड और O2 है जो हमारी जा रही है, यानी खाना भी वो ऑस्टिया से अंदर जाएगा। खाना लाइक यहाँ पे बैक्टीरिया, क्योंकि वाटर में आपके बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो इन्हें मतलब ये जो है प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया को खाते हैं। इसके अलावा और भी फूड पार्टिकल जो होगा खाने लायक वो उसे खाएंगे और वेस्ट जो होगा, यानी यहाँ से क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा प्लस आपकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो कैनाल जो सिस्टम होता है वो हमारे किस केस में काम आएगा, जो नाल तंत्र है उसका कार्य क्या होता है। पहली चीज तो वो भोजन एकत्रित करेगा, ठीक है, भोजन जमा करता है, ठीक है, यानी फूड गैदरिंग का कार्य करेगा। दूसरी चीज श्वसन में भी मदद करता है, ठीक है, श्वसन करवाएगा, क्योंकि वहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो कोई है नहीं, लेकिन सांस तो लेनी जरूरी है। तो श्वसन की जो भी क्रिया है वो किसके थ्रू हो रही है, हमारे यानी कैनाल सिस्टम, यानी अंदर ही हो रही है, ठीक है, रेस्पिरेशन में। इसके साथ साथ जो भी वेस्ट है, ठीक है, उन सभी को वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ यानी अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, उन सभी को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन ये करता है, ठीक है, एक्सक्रीशन में भी ये मदद करता है, ठीक है। तो नाल तंत्र जो होता है यानी कैनाल सिस्टम जो होगा वो हमारा भोजन एकत्रित करने में, ठीक है, भोजन जमा करने में, इसके साथ साथ श्वसन में वो मदद करेगा और अपशिष्ट पदार्थ जो हैं उन्हें बाहर निकालेगा, ठीक है, डाइजेशन, इन सब चीज़ों में भी वो काफ़ी हद तक वो मदद करते हैं, ठीक है। तो कॉलर सेल में हम लोगों ने क्या देखा कि यानी जो कोइनोसाइट आप सेल बोल सकते हो उसको, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, ठीक है। तो इसमें सेल के अंदर ही क्या होगा, आपका डाइजेशन, यानी फूड जो पार्टिकल्स हैं वो आपके अंदर जाके उनका डाइजेशन होगा। जो भी मतलब काम की चीज़ होंगी वो इन्हें रख लेंगे और जो भी वेस्ट होगा वो वाटर करंट के साथ, पानी के बहाव के साथ वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए अंतराकोशिकीय जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब पॉरीफेरा के जो जंतु होते हैं उनमें पाचन तंत्र कैसा होता है, अंतराकोशिकीय होता है, यानी सेल के अंदर वहां पर डाइजेशन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्पंजेस हैं, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक ही जो एनिमल होगा उसमें नर और मादा जननांग जो होंगे वो उपस्थित होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, द्विलिंगी होंगे, द्विलिंगी, ठीक है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है, हर्मोफ्रोडाइट। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हर्मोफ्रोडाइट, क्योंकि द्विलिंगी होते हैं, इन्हें हर्मोफ्रोडाइट एनिमल्स बोला जाता है। तो जो स्पंजेस होते हैं वो हमारे कैसे होंगे, बायसेक्सुअल होते हैं। इसके साथ साथ इनमें रिप्रोडक्शन होता है, और हम अगर बोले रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, इनमें अलैंगिक लैंगिक जनन दोनों प्रकार से ये कर सकते हैं, ठीक है। तो जो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉरीफेरा, ठीक है। तो ये हमारा किसके थ्रू हो सकता है, ये हमारा हो सकता है खंडी वमन के द्वारा, ठीक है, खंडी वमन, फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा, ठीक है, जो हमारा अलैंगिक जनन है, जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो हमारा खंडी भवन यानी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा वो हमारा पुनरुद्ध भवन के द्वारा हो सकता है, ठीक है, पुनरुद्ध भवन यानी रीजनरेशन। इसके अलावा गैम्यूल, ठीक है, गैम्यूलेशन, जिसमें आपके गैम्यूल्स बनते हैं, ठीक है, इंटरनल आपके बर्ड्स बनते हैं, गैम्यूलेशन, ठीक है। खंडी भवन यानी फ्रेगमेंटेशन, खंडों में टूट जाते हैं, ठीक है। पुनरुद्ध भवन रीजनरेशन, जिसमें आपका जो है, जो कोई भी कटा हुआ भाग जो है वहां पे नए जीव को वो क्या कर लेगा, उत्पन्न कर लेगा, ठीक है। गैम्यूलेशन, गैम्यूल मतलब गैम्यूल जो होती है उनके अंदर इंटरनल बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करेंगे, बीज की तरह कार्य करते हैं, और वाटर करंट के साथ जब वो फ्लो होते हैं तो एक नए जीव को वो बना लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं गैम्यूलेशन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉरीफेरा, तो ये हमारा होता है गैमेट्स के थ्रू, ठीक है, गैमेट्स यानी युग्मकों के द्वारा होता है, युग्मकों के द्वारा होता है, यानी जब एक ही, हमने क्या देखा, द्विलिंगी होते हैं, यानी वहां पर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, यानी तो वहां पर एक ही जीव में ओव्यूम होगा, ठीक है, ओव्यूम और स्पर्म। ओव्यूम मतलब अंड कोशिका जो होगी, अंडा जो होगा, और स्पर्म यानी शुक्राणु, एक इंडिविजुअल में फ्यूज करेंगे और वो जायगोट बनाएंगे, ठीक है। जायगोट जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, लार्वा के फॉर्म में होता है, जैसा कि हमने देखा था, ठीक है, कि जो पॉरीफेरा संघ के जो भी जंतु होते हैं उनमें आपकी पाई जाती है लार्वा स्टेजेस पाई जाती हैं, ठीक है, लार्वा अवस्था, ठीक है। लार्वा स्टेजेस पाई जाती हैं, ठीक है, स्टेजेस पाई जाती हैं। लार्वा बनता है तो इसका मतलब वहां पर डेवलपमेंट कैसा होता है, अगर लार्वा स्टेज बन रही है तो डेवलपमेंट कैसा होगा, हमारा अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष, वहां पर होगा परिवर्धन, परिवर्धन यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वहां पर होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन हो रहा है, इसका मतलब जो डेवलपमेंट है वो लार्वा स्टेजेस में पाई जा रही है, इसका मतलब कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, हमारा इनडायरेक्ट हो रहा है, यानी लार्वा स्टेजेस वहां पे बन रही हैं। और वो लार्वा स्टेजेस जो है, लार्वा जो है वो क्या करता है, वाटर करंट के साथ फ्लो करता है, ठीक है। और क्योंकि ये, अब हम देखेंगे कि मेल और फीमेल का जो गैमेट्स हैं, यानी ओव्यूम और स्पर्म, ये दोनों मिलते कैसे हैं, कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो फ्लैजिला है, कॉलर सेल के फ्लैजिला है, जब वाटर करंट के साथ, मान लो कि एक दूसरा यहाँ पे स्पंज प्रेजेंट है पानी में ही, ठीक है, पानी में ही स्पंज प्रेजेंट है, इसने अपने स्पर्म को रिलीज किया, ठीक है, इसने अपने स्पर्म को रिलीज किया, और ये स्पर्म जो है वो वाटर करंट यानी जल के प्रभाव के साथ ये क्या गया, किसी दूसरे स्पंज के पास गए, इस तरह से तैर रहे थे। तो क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो इसके अंदर से भी जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये स्पर्म यहाँ तक पहुंच जाती है तो ये फ्लैजिला जो है वो इसे खींच कर लेकर आती है और हमारे मेसेनकाइमा में वहां पे प्रेजेंट में ओवियम तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि मेसेनकाइमा में हमारा क्या प्रेजेंट है, ओवियम प्रेजेंट होता है, और ये हमारे स्पर्म को ओवियम तक लेकर आती है और फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कैसा है, निषेचन कैसा है, आंतरिक है, ठीक है, आंतरिक निषेचन। तो यहाँ पर निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है, ठीक है, इंटरनल, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो
मैंने आपको बताया था कि जो एडल्ट स्पंजेस होते हैं वो आपके स्थिर होते हैं, ठीक है, सेडेंटरी होते हैं और सेसाइल यानी डंठल रहित होते हैं। लेकिन हमारे जो लार्वा होते हैं, जब वो स्पंज मतलब फ्यूजन से, जो फर्टिलाइजेशन से जो वो बनेगा, लार्वा बनेगा, वो लार्वा क्योंकि फ्री स्विमिंग है, ठीक है, और हमारा मोटाइल है यानी वो फ्री स्विमिंग यानी मुक्त अवस्था में है, और वो क्या कर सकता है, पानी के साथ बह सकता है, ठीक है। तो जब वो पानी के वाटर करंट के साथ जब वो फ्लो करेगा तो होता क्या है कि जब वो पानी के साथ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं रुकेगा, ठीक है, और एडल्ट तो वो एक टाइम पे एडल्ट भी होगा, तो जहां भी वो गिर जाता है वहीं से वो एक नया क्या बना लेगा, जैसे ये लार्वा यहाँ पर गिरे, ठीक है, तो वहीं से वो एक नया स्पंज बना लेता है, ठीक है, और वहीं पे अपना स्पंज कॉलोनी या फिर स्पंज मतलब बना लेगा, ठीक है, वहीं पे स्पंजेस को अपना डेरा बसा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि स्पंज में लार्वा जो है वो स्थिर होते हैं, फिर भी उनकी सभी जगह पे वो मतलब अपने आकार को या फिर मतलब अपनी स्पीशीज को वो कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। पोरिफेरा के जो एनिमल्स होंगे उनमें तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ये अनुपस्थित होता है, ठीक है, अनुपस्थित यानी एब्सेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है कि सेल एग्रीगेशन यानी सेल के एग्रीगेशन से वहां पर बॉडी बनी है, कोशिकाओं के एकत्रीकरण से, तो वहां पर सिस्टम की तो कोई बात ही नहीं आ रही, तभी तो पाचन तंत्र, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें क्या हो रही थी, यानी बॉडी वाले यानी सब कुछ कैनाल सिस्टम में ही हो रहा था, ठीक है, सरफेस पर ही हो रहा था। तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम नहीं होता, बट सेंसिविटी होती है, सेंसिविटी, ठीक है, संवेदनशीलता, संवेदनशीलता यानी नर्वस सिस्टम नहीं है लेकिन सेंसेस हैं, इतना पता है कि उन्हें, कि तभी तो उन्हें पता है कि वाटर जो है वो वार्म है या फिर कोल्ड है, ठंडा है या गर्म है, ठीक है, गर्म है तभी तो वो गर्म पानी में रह रहे हैं, तभी हम लोगों ने ये मतलब हमें ये लक्षण उनका मिला है कि वो गर्म पानी में रहते हैं, ठंडे पानी में नहीं रहते हैं। इसी से हमें ये पता कि फ्लैजेला को इतना ज्ञान है कि उसे फूड पार्टिकल के कौन से पार्टिकल उसे पकड़नी है, ठीक है, और फ्लैजेला को पानी का बहाव ऊपर की तरफ करना है, स्पर्म को पकड़ के ओव्यूम तक लाना है, ठीक है। तो ये क्या है, सेंसिटिविटी उनमें है, संवेदनशीलता है। जो हमारा पिनेकोडर्म जो यानी पिनेकोसाइट जो सेल्स होते हैं वो हमारे, उनमें एक सेल होता है कॉन्ट्रैक्ट साइट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होता है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होता है वो हमारा संकुचन का काम करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल सेल जो होते हैं वो हमारे संकुचन का कार्य करते हैं, संकुचन का कार्य, ठीक है। जो हमारे बाहर के लेयर होती हैं इन्हें क्या करेंगे, वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे, ठीक है, छोटा बड़ा करते हैं यानी संकुचन का वहां पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो सेल होते हैं वो हमारे किससे बने होते हैं, पिनेकोसाइट से, ठीक है, जो कि हमारे आउटर सेल होते हैं या फिर आउटर लेयर है। कंकाल तंत्र की अगर हम बात करें, कंकाल तंत्र, स्केलेटन, ठीक है, कंकाल तंत्र की अगर हम बात करें तो क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को आधार चाहिए, तो उसके लिए कंकाल तंत्र की उपस्थिति भी होनी चाहिए, ठीक है। तो कंकाल तंत्र दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो बना होगा स्पिक्यूल्स का यानी कंटिकाओं का, ठीक है, स्पिक्यूल्स का, और या तो फिर वो बना होगा हमारे स्पंजिन फाइबर का, स्पंजिन तंतुओं का, ठीक है, स्पंजिन फाइबर, स्पंजिन फाइबर्स का बना होगा। तो जो कंटिकाओं द्वारा बना हुआ कंकाल तंत्र है वो या तो हमारा बना होगा सिलिका ऑक्साइड से, ठीक है, सिलिका का बना होगा, और या फिर वो बना होगा कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से वो बना होगा। स्पंजन तंतुओं की हम बात करें, फाइबर्स की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के, प्रोटीन्स के, ठीक है। कंकाल तंत्र दो प्रकार का हो सकता है, स्पिक्यूल्स का बना होगा, इसके अलावा वो स्पंजिन फाइबर का भी बन सकता है, यानी स्पंजिन तंतु का भी वो बना हो सकता है, ठीक है।
बताया था कि जो पॉरीफेरा संघ के जो जंतु हैं उनमें लार्वा स्टेजेस बनती है, ठीक है, लार्वा अवस्था उनमें उपस्थित होती है, लार्वा अवस्था, ठीक है, लार्वा स्टेजेस प्रेजेंट होती है। इनके बेसिस पर ही हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा कि जो लार्वा अवस्था है वो या तो कैसी हो सकती है, वो हमारी हो सकती है एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, ठीक है, जो कि हमारे साइकॉन में प्रेजेंट होती है, साइकॉन में। दूसरी या फिर हो सकती है वो हमारी पेरेन्काइमुला, ठीक है, पेरेन्काइमुला, जो कि हमारी ल्यूकोसुलेनिया में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ल्यूकोसुलेनियल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। थर्ड हम कह सकते हैं एक और रेगन, ठीक है, रेगन में भी जो है लार्वा अवस्था इस प्रकार का भी जो पाया जाता है, ठीक है। जो साइकन होता है ये हमारे प्रोटोगाइनस होते हैं, प्रोटोगाइनस का मतलब है कि इनमें जो ओव्यूम होता है, जो अंडा होता है, वो यानी शुक्राणु से पहले ही मैच्योर यानी परिपक्व हो जाता है, ठीक है, साइकॉन में, ठीक है। प्रोटोगाइनस इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ओव्यूम होता है, ठीक है, वो क्या होगा, स्पर्म से पहले ही मैच्योर हो जाता है। तो ये था लार्वा स्टेजेस के बेसिस पर। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा साइकन, ठीक है, साइकन, जिसे हम लोग साइफा भी बोलते हैं, स्काइफा, ठीक है, ठीक है। पहला जो है हमारा वो है साइकन, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइफा, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे, स्काइफा बोलते हैं, स्काइफा। सेकंड है स्पॉन्जिला, ठीक है, जिसे हम लोग फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है। हम लोगों ने बात की थी ना कि मोस्टली मैराइन होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो स्पंजिला होता है वो कैसा होता है, फ्रेश वाटर स्पंज होता है, जो कि स्वच्छ जलीय यानी स्वच्छ जलीय स्पंज, ठीक है। इसके अलावा तीसरा हमारा एग्जाम्पल है यूस्पॉन्जिया, ठीक है, यूस्पॉन्जिया, जो कि बाथ स्पंज होता है, ठीक है, बाथ स्पंज या फिर ट्रू स्पंज भी इसको बोला जाता है, ठीक है, बाथ स्पंज। तो इसके एग्जाम्पल थे संघ पॉरीफेरा के, ठीक है। पहला है साइकन, इंग्लिश में इसे साइकन बोलते हैं। दूसरा है साइफा, ठीक है, इसी का एग्जाम मतलब साइकन को हम साइफा भी बोलते हैं, ठीक है। स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है, स्वच्छ जलीय स्पंज है। थर्ड है यूस्पॉन्जिया, ठीक है, जिसे हम लोग बाथ स्पंज, जो कि नहाने के में यूज होता है, ठीक है, नहाने के वक्त यूज होता है स्पंज, वो होता है यूस्पॉन्जिया, जिसे हम ट्रू स्पंज भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रू स्पंज, ठीक है। तो ये था संघ पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा। आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी एंड आपको समझ में आई हो। तो ठीक है, बाय बाय।